हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल के बारे में जानेंगे कि रदरफोर्ड ने मॉडल के बारे में, एटॉमिक मॉडल के बारे में क्या क्या बातें बताई थी। सबसे पहले रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल को जानने के लिए अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको कि हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। और उस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने बताया था कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जो कि काफ़ी कम भाग जो है, क्षेत्रफल या कह लीजिए एरिया घेरे हुए रहता है। मैक्सिमम पार्ट जो है एम्प्टी रहता है एटम का। इसी के बारे में उन्होंने डिटेल से एनालिसिस किया और उसके बाद में अपना एटॉमिक मॉडल दिया, जिसे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। इसको आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इसमें पहला पॉइंट ये है, इन्होंने ये बताया कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम। यानी कहने का मतलब, जो न्यूक्लियस को इन्होंने खोजा और इन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और वो न्यूक्लियस का जो साइज है वो एटम के साइज की कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। उसके बाद इन्होंने क्या बताया, दूसरा पॉइंट, कि रेडियस ऑफ एटम इक्वल्स 10⁻⁻10 मीटर और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इक्वल्स 10⁻⁻15 मीटर। तो इन्होंने बताया कि जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसका जो रेडियस है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है, और जो एटम का रेडियस होता है, यानी पूरे एटम की बात की है, उसका जो रेडियस होता है वो 10⁻⁻10 मीटर का होता है। उसके बाद उन्होंने अगला पॉइंट बताया था कि एन एटम इज़ 10⁵ टाइम बिगर देन न्यूक्लियस। यानी कि देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना बड़ा, यानी 10⁵ है ना। तो यानी इसमें ये बताया गया है कि जो एटम का साइज है वो न्यूक्लियस के साइज से 10⁵ टाइम्स ग्रेटर हो सकता है या बड़ा हो सकता है। अब यहाँ पे इन्होंने रेडियस निकालने के लिए एक फार्मूला दिया था, न्यूक्लियस का रेडियस निकालने के लिए एक फार्मूला दिया था, R बराबर R0 A⁻⁴ सेंटीमीटर। R0 एक कांस्टेंट था जिसकी की वैल्यू 1.33 इंटू 10⁻⁻15 मीटर थी। ए जो है, ए आपका एटॉमिक मास नंबर था किसी भी एटम का, और आर तो न्यूक्लियस का रेडियस आपको निकल ही जाएगा जब इस फॉर्मूले में अगर वैल्यू को रखेंगे तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे 3 पॉइंट दिए। उसके बाद आगे की बात हम फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगला पॉइंट इन्होंने क्या बताया था कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन डिफरेंट कोसेंट्रिक सर्किल कॉल ऑर्बिट्स। इन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो अलग अलग ऑर्बिट में करते हैं। बीच में सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट में, एक ऑर्बिट भी हो सकता है, किसी में 2 ऑर्बिट, किसी में 3 ऑर्बिट, इस तरीके से अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इन्होंने अगला पॉइंट ये बताया था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, ज़्यादातर स्पेस जो है एम्प्टी होता है। इसके बाद में ये तो हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अब ड्रॉबैक की बात हम करेंगे कि क्या क्या कमियां थी उनके मॉडल में। तो पहली कमी ये देखिए, रदरफोर्ड सेड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट। रदरफोर्ड ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर आप देख सकते हैं सर्कुलर मोशन कर रहा है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। यानी कि इसका मतलब ये है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज इन एक्सेलरेटेड मोशन। यानी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन में है। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और उसकी पोजीशन इसीलिए बदल रही है कि उसके सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लग रहा है, कि जिसको कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं हर पॉइंट पे, जिस वजह से उसका जो है वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर उसका चेंज हो रहा है। तो इसी को एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। स्पीड उसकी कांस्टेंट है, बस डायरेक्शन उसका चेंज हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एक अदर साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि अगर कोई भी पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है किसी अदर चार्ज पार्टिकल के अराउंड, तो वो अपनी एनर्जी को लूज करता है। जिस वजह से होगा क्या कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है और धीरे धीरे ये अपनी एनर्जी लूज करेगा और न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। न्यूक्लियस में आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव नेगेटिव जैसे मिलेंगे, उस मिलने के बाद से एटम का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। यानी कि एटम का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा।
तो इस तरीके से मतलब यहाँ पे रदरफोर्ड की थ्योरी फेल कर गई और मैक्सवेल की थ्योरी को वो गलत या सही साबित नहीं कर पाए। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट था रदरफोर्ड फेल टू एक्सप्लेन मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ये बात पहले ही बता दी गई है। उसके बाद इट कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो आगे की हम स्लाइड्स में या आगे के लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, यानी कि हाइड्रोजन एटम से जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो रेडिएशन निकालता है, जिसको कि हमने अलग अलग स्पेक्ट्रम में देखा, वो हम अगले मतलब लेक्चर में बात करेंगे। उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और मैक्सवेल ने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा तो लगाते लगाते एक ऐसा टाइम आएगा जब वो न्यूक्लियस में ही गिर जाएगा और एटम का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रदरफोर्ड इन कमियों के बारे में नहीं बता पाए, जिस कारण से उनका एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। लेकिन उनके द्वारा जो किया गया न्यूक्लियस की खोज थी वो ट्रिमेंडस है, और उसी खोज के वजह से हम रदरफोर्ड को याद करते हैं। इसी तरीके से अगर किसी और टॉपिक पे आपको जानना होगा तो कमेंट करिए फ्रेंड्स। थैंक यू।